हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग टुगेदर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीएससी। कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि बीएससी के बाद ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ जिसमें कि मैं आपको टॉप 10 कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा जो कि आप बीएससी के बाद कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। इसमें हर एक डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर सपोज करते हुए चल रहा हूँ कि आपने आइदर आपका बीएससी ऑनर्स किया हुआ है या आपने कंबाइंड बीएससी यानी कि बीएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किया हुआ है। ये वीडियो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहला कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं वो है आपका एमएससी। ठीक है, अब आप बोलेंगे एमएससी क्या चीज़ हुआ, ये तो हमें पहले से पता था। बट यहाँ पर मैं नॉर्मल एमएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एमएससी फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, जैसे आपके आईआईटी हो गए, बीएचयू हो गया, ठीक है, आपका डीयू हो गया और आपका जेएनयू हो गया। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से अगर आप एमएससी करते हैं तो आपका अच्छा खासा पैकेज लग सकता है। ठीक है, जस्ट आफ्टर एमएससी। और साथ ही साथ अगर आप किसी फर्दर आगे कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो अगर मैं एमएससी की बात करूं, अगर आप एमएससी करना चाहते हैं इन इंस्टीट्यूशन से तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का नाम है आईआईटी जैम। ओके, आईआईटी जैम। इस एग्जाम को देने के बाद आप आईआईटी और एनआईटी इन दो इंस्टीट्यूट्स में एमएससी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर आप बीएचयू, डीयू, जेएनयू से अपना एमएससी करना चाहते हैं तो ये तीनों इंस्टीट्यूट्स अपने सेपरेट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। आपको टाइम टू टाइम उनका साइट में जाके नोटिफिकेशन देखना होगा और आप उन एग्ज़ाम को क्रैक करके इन तीन यूनिवर्सिटीज़ से अपना एमएससी कर सकते हैं। बट अगर मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स की बात करें या ऐसे इंस्टीट्यूट्स की बात करें जहां से आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है जस्ट आफ्टर एमएससी, वो है आपका आईआईटी और एनआईटी। और उसके लिए आपको आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। ठीक है, और अगर आप आईआईटी जैम के बारे में डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं तो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर मैं टॉप 10 कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताऊंगा, यहाँ पर तो मैं ऊपर आपको बताऊंगा, बट हर एक की आपको डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल में मिल जाएगी। उसमें से कई सारी की मैंने वीडियो बना चुका हूँ, बट कई सारी ऐसे स्ट्रीम्स हैं जिनके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई है। तो मैं धीरे धीरे इन सभी स्ट्रीम्स पर वीडियो बना के डे बाय डे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपडेट कराता जाऊंगा। तो आप टाइम टू टाइम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक करते रहिए ताकि जो भी स्ट्रीम आपका पसंदीदा हो आप जस्ट उसके बारे में डिटेल फॉर्म में आप नॉलेज ले पाएँ। और अगर कोई ऐसा स्ट्रीम है जिसके बारे में आपको बहुत जल्दी जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आप जस्ट कमेंट कर लीजिए, अगला वीडियो मैं उसी स्ट्रीम पे ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने बताया एमएससी। तो अब आप पूछेंगे कि एमएससी करने के क्या कोई और भी फायदे हैं? जी हाँ, पहला फायदा है कि आप डायरेक्ट पैकेज ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट फायदा। दूसरा फायदा, आप एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी, ठीक है, पीएचडी करने के लिए आपको नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। इसे सीएसआईआर कंडक्ट करवाता है। इसे कई बार सीएसआईआर नेट का एग्जाम भी बोलते हैं और स्टेट में इसको सेट का एग्जाम बोलते हैं। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और पीएचडी करने के बाद आप कॉलेज में, ठीक है, प्रोफेसर के रूप में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको एमएससी के बारे में बताया। दूसरी चीज़, दूसरा कैरियर अपॉर्चुनिटी हमारा क्या है? दूसरा है हमारा इंटीग्रेटेड पीएचडी। अब ये क्या चीज़ है? इंटीग्रेटेड पीएचडी। इंटीग्रेटेड पीएचडी एक शॉर्ट फॉर्म है पीएचडी करने का। कैसे? देखिए, आप अभी बीएससी में हैं, ठीक है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पहले एमएससी करनी होगी, फिर आपको नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा।
या तो आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा या आप गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके भी पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। एमएससी करने के बाद आपको पीएचडी मिलेगा, ठीक है। देन आपको पीएचडी अपनी करनी होगी। बट इंटीग्रेटेड पीएचडी एक शॉर्ट सॉल्यूशन है जिसकी मदद से आप बीएससी के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आपने बीएससी किया और उसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी में इनरोल हो जाएंगे। वो पीएचडी आपका 5 साल का होगा, यानी कि 5 साल में आपको एमएससी भी पढ़ाई जाएगी प्लस पीएचडी भी आपको करवाई जाएगी, ठीक है। और यूएस जैसे देशों में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये काफ़ी कम टाइम कंज्यूमिंग है। जहाँ आपको नॉर्मल तरीके से पीएचडी करने में 7 से 8 साल लग जाते हैं, यहाँ सिर्फ 5 साल में आपका एमएससी प्लस पीएचडी दोनों आपको मिल जाता है। बट सिंपल सी बात है, अगर 5 साल में आपको पीएचडी और एमएससी दोनों की डिग्री मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपका वर्कलोड बढ़ जाता है। सो अगर आपका रियल में इंटरेस्ट है पीएचडी की ओर को तो तभी आप इस इंटीग्रेटेड पीएचडी के फील्ड को देख सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इस पीएचडी को किया कैसे जाए, इसके लिए कौन से एग्ज़ाम है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी करने के लिए भी आपको आईआईटी जेम क्वालिफाई करना होता है। आईआईटी जेम, जैसे ही आप आईआईटी जेम क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक रैंक लिस्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा निकाला जाता है जो कि आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी करवाते हैं। अब ये इंटीग्रेटेड पीएचडी कौन कौन करवाता है? ये करवाता है आपके आईआईएससी बेंगलोर, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दूसरा आपके आइसर्स, ठीक है। और ये तो मैंने एक कॉमन इंस्टीट्यूट्स बताए, बट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंस्टीट्यूट है आईएसआई और सीएमआई, जो इनके लेवल का इंस्टीट्यूट है और कई मायनों में मैथमेटिक्स के लिए इनसे भी अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि आईआईटी जेम के बेस पे आपका एक कट ऑफ लिस्ट तैयार करते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और अगर आप वहाँ का इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी में इनरोलमेंट मिल जाता है। बट कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि मैं आईएसआई और सीएमआई की बात कर रहा था, ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ इंस्टीट्यूट होंगे और केमिस्ट्री के फील्ड में भी कुछ इंस्टीट्यूट होंगे। सो इंटीग्रेटेड पीएचडी पे जब भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के इंस्टीट्यूट को मैं कवर करते हुए चलूंगा। बट यहाँ पर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के इंस्टीट्यूट से एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आईएसआई और सीएमआई जैसे इंस्टीट्यूट अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाते हैं फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। यानी कि अगर आप आईआईटी जेम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके पास एक और चांस है, आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स वाले हैं तो एक जेस्ट का एग्ज़ाम होता है, उसकी मदद से भी आप पीएचडी यानी कि इंटीग्रेटेड पीएचडी में डायरेक्ट एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 फील्ड बताए। पहला आपका एमएससी, आप चाहें तो एमएससी के जस्ट बाद अगर आपका एमएससी अच्छे ग्रेड पॉइंट के साथ पूरा हो चुका है तो आप जस्ट एमएससी के बाद भी अपना पैकेज ले सकते हैं, प्लेसमेंट ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं कि क्योंकि एमएससी एक जस्ट डिग्री होती है। उसके बाद मैंने आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी बताया, यानी कि अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप डायरेक्टली बीएससी के बाद पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईआईटी जेम एग्ज़ाम। तो यहाँ से हमें पता लगा कि आईआईटी जेम एग्ज़ाम का कितना महत्व है, ठीक है। और अगर आप आईआईटी जेम पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कुछ ही दिनों में आईआईटी जेम पे एक डिटेल्ड वीडियो भी आपके सामने आने वाला है। चलिए फिर आप थर्ड कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जो कि है आपका एमसीए। अब ये क्या चीज़ है? ये है आपका मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी कि आपने 12th के बाद कई बार सुना होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स बीसीए कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही बीएससी के बाद एमएससी आता है, बीटेक के बाद एमटेक आता है, ऐसे ही जो बीसीए कर लेते हैं वो एमसीए करते हैं। बट एमसीए में एक फ़ायदा है कि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप एमसीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एमसीए का एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है और साथ ही साथ
आप अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तब भी आप MCA का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि MCA में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा जाता है, आपका रीजनिंग पूछा जाता है, थोड़ी इंग्लिश पूछी जाती है और साथ ही साथ में आपका हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है। सो अगर आपका मैथमेटिक्स पे अच्छा कमांड है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि आप जस्ट BSc के बाद MCA कर लीजिए। इसमें आपको MSc से भी अच्छा पैकेज मिलता है। बट हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ में आपकी रीजनिंग प्लस इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने MCA पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 35-40 मिनट की वीडियो है। अगर आप MCA में रियली इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है कि कब एग्ज़ाम डेट आती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसको करवाते हैं, कब एग्ज़ाम होता है, क्या कट ऑफ जाती है, यानी कि हर एक चीज़ जो MCA के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने वहाँ पर आपको बता दिया है। अब अगर मैं बात करूँ ये MCA करने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसका नाम है निमकैट का एग्ज़ाम, निमकैट। ठीक है। अब निमकैट के एग्जाम से आप MSc में एनरोलमेंट ले सकते हैं इन NITs, यानी कि आप अगर NITs से MCA करना चाहते हैं तो आपको निमकैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। अब आप बोलेंगे क्या हम IIT से नहीं कर सकते? जी हाँ, अभी तक कोई भी IIT ऐसा नहीं है जो आपको MCA करवाता हो। पहले कुछ समय पहले IIT रुड़की करवाता था, बट अब IIT रुड़की भी MCA का कोर्स नहीं करवाता है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि सिर्फ NIT ही MCA का कोर्स करवाती है, यानी कि कंपनी सिर्फ NIT के पास जाएंगी। IIT क्योंकि कोर्स नहीं करवाती है तो IIT के पास कोई भी कंपनी नहीं जाने वाली। यानी कि अगर आप अच्छी NIT से निमकैट का कोर्स अच्छी NIT से आप अपना MCA अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा पैकेज लग सकता है। ठीक है। अब चौथे कैरियर अपॉर्चुनिटी की ओर हम चलते हैं, जो कि है हमारा ISRO एंड DRDO। आजकल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है और कई सारे स्टूडेंट्स ISRO और DRDO में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और अपने को एक साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं। तो ये एक सस्पेंस वाला टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इस पे एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है जिस पे कि मैं बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली BSc के बाद ISRO या DRDO ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का आप वेट कीजिए। टाइम टू टाइम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको जस्ट चैनल के सब्सक्राइब के आगे बेल नोटिफिकेशन का बटन होता है, उसको ऑलवेज में सेट कर देना है ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियोस डाल देता हूं बट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। और हमारे फील्ड में यानी कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, यानी कि BSc के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कि कई बार मैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम जैसे कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, BHU, DU, कई सारे एग्ज़ाम की एक शॉर्ट वीडियोस निकालता हूँ जिसमें कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताता हूँ। वो वीडियो आपसे कई बार मिस हो जाती है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर बात किया DRDO और ISRO के बारे में, तो ये टॉपिक इसको मैं पेंडिंग में रख रहा हूँ और कुछ ही टाइम बाद इस पे एक बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है कि कैसे आप DRDO और ISRO में ज्वाइनिंग ले सकते हैं एज ए जूनियर साइंटिस्ट जस्ट आफ्टर BSc। ठीक है। अब देखिए, पांचवा कैरियर अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करते हैं। सो अब अगर फिफ्थ कैरियर अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर डिस्कस करें, वो है आपका MBA, यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या चीज़ है? यानी कि आपने MBA सुना होगा, MBA को किया जाता है BBA के बाद, यानी कि बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ये उसी की मास्टर डिग्री है। बट अगर आप BSc वाले हैं तब भी आप MBA कर सकते हैं। अगर आपका IIM से MBA करने का सपना है तो आपके पास अभी अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो आप जस्ट BSc के बाद MBA कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना होगा जो कि है CAT,
जिसको कि देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ में मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे भी आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। इसमें आपकी लगभग 9.2 से ऊपर की CGPA बननी चाहिए, तभी आपको एक अच्छा IIM मिल सकता है। और अगर आपको एक बार अच्छा IIM मिल गया, यानी कि आपको IIM अहमदाबाद, बेंगलोर या कोलकाता में से कोई एक IIM मिल जाता है, तो आपकी लगभग लाइफ सेट हो जाती है। क्योंकि जितने भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा, जितना पैसा इसमें है उतना पैसा शायद ही किसमें हो। यानी कि अगर आपका गोल एक अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो ये आपके लिए बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसकी मदद से आप एक अच्छा खासा पैकेज, ठीक है, अगर आप कम से कम भी डील करें तो 25 लाख पर एनम अगर आप एक अच्छे IIM से अपनी MBA कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये वहाँ की मिनिमम पैकेज है और मैक्सिमम पैकेज तो करोड़्स में जाते हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, पैसा जितना है मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। कैट का एग्ज़ाम ऊपर के सभी एग्ज़ाम से सबसे ज़्यादा टफ है। चलिए फिर अब छठे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं। तो छठा आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी है डिफेंस। यानी कि आप BSc के बाद डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस कहने का मतलब, आपने 12th के बाद सुना होगा कि आपके कई सारे फ्रेंड्स ने NDA का पेपर दिया होगा और शायद आपने भी दिया होगा। और अगर आपका अभी भी सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊं और देश की सेवा करूं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। देखिए, डिफेंस में आप 3 तरीके से मेजरली जा सकते हैं, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तरीका है आपका CDS का। यह आपने सुना होगा CDS। तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और आपकी मैथ प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैथ यहाँ पर हायर मैथ की ज़रूरत नहीं है, मैथ यहाँ पर सिर्फ 10th लेवल तक की मैथ प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश प्लस GS। अगर आपकी इन सभी में अच्छी कमांड है तो आप CDS का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना इंडियन आर्मी में जाने का सपना साकार कर सकते हैं। CDS से आप आर्मी में भी जा सकते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं और नेवी में भी जा सकते हैं। बट CDS के अलावा भी कुछ एग्जाम्स होते हैं जिससे आप ऑफिसर ग्रेड पे इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हैं। पहला है आपका FCAT, ठीक है। अगर आप FCAT का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ये भी लगभग CDS की तर्ज पे ही आता है। अगर आपको इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं एक डिफेंस सेक्टर पे भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं इन तीनों के अलावा और भी अगर कोई एंट्रीज़ हैं जिससे आप डिफेंस में एंटर कर सकते हैं तो उनको भी मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं FCAT की बात करूँ, इसका पेपर भी CDS के ही तर्ज पर आता है और कहीं ना कहीं कहें तो CDS से थोड़ा हल्का आता है, ठीक है। और FCAT क्वालिफाई करने के बाद आप एयरफोर्स में सर्व कर सकते हैं, एयरफोर्स। और वहीं अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर होता है INET, ठीक है, दिस। सो सिंपल सी बात है, अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी तीनों में जाना चाहते हैं, यानी कि तीनों में से किसी में भी जाना चाहते हैं, तो CDS का पेपर कॉमन है। बट अगर आप एयरफोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप CDS के साथ FCAT का दे सकते हैं। वहीं अगर आप नेवी में इंटरेस्टेड हैं तो आप CDS के पेपर के साथ INET का पेपर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको डिफेंस के बारे में समझाया। अब 7वीं कैरियर अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आजकल का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यहाँ पर कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला आपका UPSC और दूसरा आपका स्टेट PCS, ठीक है। UPSC और स्टेट PCS। UPSC क्या होता है? UPSC आपका, UPSC एक संस्था है, ठीक है, जो कि आपका हर साल
एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिससे आप देश के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जो कि कौन कौन सी हैं कुछ यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आपका IAS, IPS, ठीक है, IRS, IFS और भी बहुत सारी, लगभग 22 पोस्ट ऐसी होती हैं जो UPSC के इस एग्ज़ाम के अंडर आती हैं। और इस एग्ज़ाम का नाम होता है UPSC CSC। UPSC CSC का ये एग्ज़ाम होता है जिसके अंडर ये सारी पोस्ट आती हैं। वहीं आपका स्टेट भी कुछ ऐसा ही एग्ज़ाम करवाता है इसी तर्ज पे, जिस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप SDM, ठीक है, SDM या सिंपली बोले तो PCS ऑफिसर, इस PCS ऑफिसर के अंदर ही आपका SDM आता है, DSP आता है, ठीक है, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, सभी ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं वो सभी स्टेट PCS द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बताई, पहला आपका UPSC जिससे आपका IAS क्या होता है, सिंपल फॉर्म में बोलें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM हम जिसे बोलते हैं। IPS होता है आपका SP, ठीक है। सिमिलरली IRS आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है। वहीं IFX अगर बात करें, ये इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि जो आपके राजदूत होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, वो IFS कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आप आइदर UPSC और स्टेट PCS दोनों का पेपर लगभग पैटर्न सेम होता है, बस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर होता है। UPSC का पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है। स्टेट PCS हर एक स्टेट अपना PCS निकालता है, उसके रूल्स थोड़ा बहुत स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। A1 क्लास की जॉब होती है इस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड के अंदर। अब आप यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि आखिर ये तो सब कोई कर सकता है, आखिर हमारे लिए इस वीडियो को, इस टॉपिक को इस वीडियो में क्यों इंक्लूड किया गया है? वो इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि UPSC के पेपर में आपका एक ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल, जो कि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, साइंस के सब्जेक्ट में, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में, तो आपके ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं रादर देन जिनके आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, उनसे आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर आपने इस फील्ड में रिसर्च की हुई है तो आप देखते होंगे कि जो टॉपर्स होते हैं, अगर वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री यानी कि साइंस बैकग्राउंड से हैं तो अधिकतर जो टॉपर्स निकलते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। और जिनके ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उनका मेनली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में से ही होता है। तो अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एक अच्छा कमांड है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जा सकते हैं। UPSC CSC या स्टेट PCS का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और अगर इस पे आप और भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो कुछ ही दिनों में लाने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने आपको 7वां कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बताया। अब अगर 8वें की बात करें, 8th, वो है आपका अदर गवर्नमेंट जॉब। अदर गवर्नमेंट जॉब। अब इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर आता है आपका SSC, ठीक है, रेलवे प्लस बैंकिंग। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं तो ये भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। यानी कि SSC, ठीक है, आपका सेंटर जो एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है, ग्रुप C के लिए, वहीं रेलवे के एग्ज़ाम जो कि रेलवे करवाता है, और या आप कह सकते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम यानी कि बैंक PO हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ एग्ज़ाम। तो अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास अच्छा मौका है, स्पेशली फॉर बैंकिंग। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स या रीजनिंग वगैरह में अच्छे हैं तो आप बैंकिंग में एक अच्छा खासा रैंक आप अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में SSC या रेलवे, अगर आपका GS अच्छा है, या SSC और रेलवे में कई सारे ऐसे पोस्ट भी आते हैं जिसमें मैथमेटिक्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, या फिजिक्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, या केमिस्ट्री की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, तो उन चीज़ों को भी आप फिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अदर गवर्नमेंट जॉब इस सेक्टर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। 9th सेक्टर की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ
सो 9th सेक्टर है हमारा एमटेक। सो अगर आप चाहें तो बीएससी के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मेरे चैनल में जो हाईएस्ट व्यूड वीडियो है वो शायद इसी टॉपिक पर है और शायद ही यूट्यूब में कोई दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि हाल ही में आपका जो गेट का एग्ज़ाम है उसमें बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए भी, थर्ड ईयर को भी एमटेक के फॉर्म यानी कि गेट के फॉर्म के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब बीएससी थर्ड ईयर अपेयरिंग के स्टूडेंट्स भी गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने ये निष्कर्ष निकाला, अगर हम गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो इसके बाद हम डायरेक्टली बीएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, एमटेक करने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट है कि आपका 4 ईयर कोर्स होना अनिवार्य है। 4 ईयर। अगर आपका बीएससी 4 साल का है, यानी कि कई सारे बीएससी ऐसे होते हैं, ठीक है, खासकर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस जो कि 4 साल का होता है। ठीक है, अगर आपने 4 साल की बीएससी की हुई है तो आप डेफिनेटली एमटेक के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आपने सिर्फ 3 साल की बीएससी की हुई है तो आप सिर्फ गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए गेट के एग्ज़ाम के लिए, बट आप एमटेक के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 4 साल का बीएससी किया हुआ है तो आप डायरेक्टली बीएससी के बाद गेट क्वालिफाई कीजिए और एमटेक में इनरोलमेंट ले लीजिए। बट अगर आपका बीएससी 3 साल का है, ठीक है, अगर आपका बीएससी 3 साल का है, 3 ईयर का है, तो आपको पहले एमएससी करना होगा और देन आप गेट को क्वालिफाई करके, गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एमटेक कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो अब आप बोलेंगे कि थर्ड ईयर में अगर हम हैं तो गेट देने का फ़ायदा ही क्या कि अगर हम एमटेक में एडमिशन ना ले पाएँ। तो इसके लिए मैंने डिटेल डिस्कशन डाला हुआ है, आप जस्ट वीडियो सेक्शन में जाके मोस्ट व्यूड सेक्शन में जाइए और आपको वीडियो मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिएगा, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं और आपका बीएससी 4 साल का है तब तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर 3 साल का है तो आपको एमएससी करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा अगर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर अभी आप बीएससी में हैं, ठीक है, आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करने के बाद आप किसी भी आईआईटी से या एनआईटी से अपना एमएससी कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आप आईआईटी और एनआईटी से एमएससी करते हैं तो वहाँ का जो सिलेबस होता है या पढ़ाने का तरीका होता है वो सेम टू सेम गेट एग्ज़ाम की तरह ही होता है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम आईआईटी लेता है। सो आईआईटी में जो पढ़ाने का ढंग है उसी ढंग से आपका एग्ज़ाम भी पूछा जाता है, यानी कि गेट एग्ज़ाम आपका अप्लाइड बेस्ड एग्ज़ाम होता है, एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और वैसा ही आईआईटी और एनआईटीज़ में एमएससी के दौरान पढ़ाया जाता है। तो अगर आप आईआईटी या एनआईटी से अपना एमएससी करते हैं तो एक तरीके से आप श्योर हो सकते हैं कि आप थोड़ी मेहनत करके आप अपना गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और जैसे ही आप गेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप एमटेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आप एमटेक ना करना चाहें तो डायरेक्टली आप एमएससी के बाद गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, और जो आपके पीएसयूज़ होते हैं आपको डायरेक्टली वहाँ अच्छा पैकेज पे आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए, क्योंकि एक स्टूडेंट होगा जिसने सिर्फ एमएससी की होगी आईआईटी से, और एक स्टूडेंट है जिसने एमएससी किया हुआ है और साथ ही साथ में गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो पीएसयू में गेट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं और आप इंस्टेंटली जॉब चाहते हैं तो डायरेक्टली आप गेट क्वालिफाई कीजिए और पीएसयू में आप अप्लाई कर लीजिए, और चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। बट उसके लिए आपका बीएससी अच्छे एकेडमिक्स से होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपका गेट का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। देन आप पीएसयूज़ में जॉब कर सकते हैं और अच्छा खासा सैलरी उठा सकते हैं जस्ट आफ्टर बीएससी। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताया कि एमटेक के बारे में, कि बीएससी के बाद एमटेक कैसे किया जा सकता है। देखिए, डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, बट तरीका है। आप एमएससी कीजिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से,
जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी या एनआईटी से ही कीजिए। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से करेंगे, अपने स्टेट यूनिवर्सिटी से करेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेंगे, तब भी चलेगा। बट हाँ, आईआईटी एनआईटी का टैग मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 9th कैरियर अपॉर्चुनिटी भी समझा दी। अगर अब हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका 10th कैरियर अपॉर्चुनिटी है, वो है आपका बीएड। ठीक है, बीएड क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आपने सुना होगा कि बीएड किया जाता है टीचिंग के लिए, टीचिंग। सो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, खासकर या तो प्राइवेट और गवर्नमेंट, ठीक है, कोचिंग्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोचिंग्स में बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ाना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो आपको बीएड करना नेसेसरी है, आपको बीएड करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर आप बीएड करते हैं तो ये कोर्स होता है आपका 2 साल का, 2 ईयर, 2 साल का आपका बीएड होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बीएससी हैं प्लस आप 2 साल का अपना बीएड कर लेते हैं, तो आप 10th तक के, इंडिया में 10th तक के किसी भी स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10th तक के। बट अगर आप बीएससी हैं, आपने बीएड किया हुआ है और आपने एमएससी भी कर लिया, ठीक है, नो मैटर, आप चाहे एमएससी पहले कर लें चाहे बीएड पहले कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपके पास ये 3 डिग्री अगर हैं, तो आप इंडिया के किसी भी स्कूल में 12th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, 12th क्लास तक। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बीएससी प्लस बीएड 10th तक के लिए, बीएससी प्लस बीएड प्लस मास्टर्स यानी कि एमएससी 12th तक के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज है आजकल स्टूडेंट्स में कि वो एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएससी के बाद बीएड करना चाहिए। साथ ही साथ में गवर्नमेंट के कई सारे आपके जो आयोग होता है, स्टेट पीसीएस होता है, वो लेक्चरर के लिए आपका एग्ज़ाम निकालता है, और साथ ही साथ में स्टेट प्लस सेंटर कई सारे टीचिंग एग्ज़ाम निकालते हैं, जिसको क्रैक करके आप गवर्नमेंट स्कूल्स में आप दाखिला ले सकते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आप अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ भी बीएड मस्ट है। चाहे आपने बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, पीएचडी किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बीएड होना अनिवार्य है। सो अगर आप टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं, खासकर स्कूल्स में, तो आपके लिए बीएड जरूरी है। बट अगर आप कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, जैसा मैंने ऊपर कहा, आप अपना एमएससी कीजिए, देन आप नेट का एग्ज़ाम निकालिए, पीएचडी कीजिए, और आप कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने डिस्कस की। अगर मैं इन सबको आपके सामने एक बार समराइज करूं, तो वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप एमएससी कर सकते हैं थ्रू आईआईटी जैम। सेकंड मैंने बताया था, आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं। इसको करने के लिए भी आईआईटी जैम का एग्ज़ाम निकालना जरूरी है। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था, आप एमसीए कर सकते हैं। इसके लिए आपको निमकैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, देन आप एनआईटी से अपना एमसीए कर सकते हैं। चौथा मैंने आपको टॉपिक बताया, आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। देन मैंने बताया आपको, आप इसरो या डीआरडीओ में एज ए जूनियर साइंटिस्ट रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो कुछ ही दिनों में आ जाएगी। उस पर जस्ट आपका काम चल रहा है, वीडियो बन चुकी है, जस्ट एडिटिंग बची हुई है, कुछ ही दिनों में वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अगर छठे कैरियर अपॉर्चुनिटी की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो वो था आपका एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, एक यूपीएससी और देन स्टेट पीसीएस। ठीक है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम करवाती है उसे यूपीएससी सीएससी बोलते हैं। इससे आपका आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ऐसे कई सारी पोस्ट में रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है। वहीं स्टेट पीसीएस, ठीक है, इसमें आपके एसडीएम, डीएसपी और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जितने भी हैं वो
इस एग्ज़ाम की थ्रू आपके रिक्रूट किए जाते हैं। अगर 7th कैरियर अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं, वो था आपका डिफेंस, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप CDS के थ्रू या FCAT के थ्रू या INET के थ्रू आप डिफेंस में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। CDS आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए एप्लीकेबल है, जबकि FCAT सिर्फ एयरफोर्स के लिए है और INET का एग्जाम सिर्फ नेवी के लिए है। ठीक है। अगर 8th कैरियर अपॉर्चुनिटी की मैं यहाँ पर बात करूँ, वो था आपका अदर गवर्नमेंट जॉब। अदर गवर्नमेंट जॉब, इसमें क्या क्या था? इसमें आपका SSC था, रेलवे था, प्लस बैंक्स था, बैंकिंग। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स हैं। ठीक है, कई सारी पोस्ट इसमें साल में आती हैं। ठीक है, सेंटर भी निकालता है प्लस आपका स्टेट भी निकालता है, और खासकर बैंकिंग में। ठीक है, इन दो में तो आप सुनते भी हैं और बदनाम भी है कि थोड़ा सा रिजल्ट लटक जाता है, बट बैंकिंग में ऐसा बहुत कम होता है। और अगर आप BSc वाले हैं, आपका मैथ या स्टैटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बैंकिंग एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप एक बार जस्ट देखिए कि बैंकिंग में आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप चाहे तो मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है, किस टाइप का पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। इससे जस्ट आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको ये फील्ड में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक MCA के एग्जाम के लिए भी था कि आप निमकैट में देखिए कि कंप्यूटर साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं, या इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आते हैं। जस्ट ये देखने के लिए कि ये आपका फील्ड है या नहीं है, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, सिमिलरली कैट के लिए और डिफेंस के लिए भी। तो 8 कैरियर अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पर बताई। 9th कैरियर अपॉर्चुनिटी आपका था MTech, जो कि मैंने बोला कि अगर आप 3 ईयर वाले BSc वाले हैं, आपने 3 साल में अपना ग्रेजुएशन डिग्री लिया हुआ है, तो आप इसके लिए डायरेक्टली तो एलिजिबल नहीं है, बट आफ्टर MSc आप MTech में प्लेसमेंट यानी कि MTech में आप एडमिशन ले सकते हैं। और एक बार अगर आप अपना MTech कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पैकेज काफ़ी अच्छा बन जाता है। ठीक है, और 10th कैरियर अपॉर्चुनिटी था B.Ed, यानी कि आप इंडिया के किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं एज ए टीचर, तो आपको B.Ed करना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10 कैरियर अपॉर्चुनिटी बताई जो कि मेन है और सबकी नज़रों में है। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी थी जो आपके लिए नई थी, जो आपने सुनी नहीं थी, और ऐसी कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिस पे मुझे डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए सबसे पहले। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 आए, यानी कि मैं 10 और कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको बताऊं। अब आप सोच रहे होंगे इस 10 में ही सब कुछ ऐड होगी है, नहीं, 10 और कैरियर अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जो शायद आपको पता ना हो। तो कुछ ही दिनों में वो वीडियो भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा, ठीक है, हमारा एफर्ट अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे वीडियो का रीच बढ़ता है। जैसे आप वीडियो को लाइक करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे सिर्फ वीडियो का रीच बढ़ता है और कई सारे स्टूडेंट्स के पास हमारी वीडियो जाती है। जैसा कि ये चैनल अभी इनिशियल फेज़ में है, ठीक है, तो इसको एक पुश की ज़रूरत है जो कि आप दे सकते हैं। आपको सिर्फ एक लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ हमने और भी सारी वीडियोस डाल रखी हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा मानना है कि 10th या 12th के बाद कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं और कई सारे ऐसे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको NDA करना है, JEE करना है, कौन सा आपको स्ट्रीम लेना है, कौन सी ब्रांच लेनी है। कई सारे चैनल, कई सारे टीचर हैं, और इस फील्ड में भी कई सारे टीचर हैं, कई सारे चैनल हैं, बट उनका सिर्फ एक ही स्ट्रीम है। यानी कि अगर कोई डिफेंस के चैनल हैं तो सिर्फ वो डिफेंस की बात करेंगे, कोई UPSC के चैनल हैं वो सिर्फ UPSC के बारे में बात करेंगे। बट मेरा एक प्रयास है कि मैं हर टॉपिक के बारे में आपको अवेयर कराऊं कि ये सभी अपॉर्चुनिटी हैं जो कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारा आइडिया पसंद आया तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, या
इन्हीं 10 अपॉर्चुनिटी में से किसी एक अपॉर्चुनिटी पे डिटेल्ड वीडियो आएगी, या इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें कि मैं और भी 10 नई कैरियर अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जो कि आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।